अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ जनाब आप लोग जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे। और आज का मुबारक दिन, जुम्मे का दिन, आप सब लोगों को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। और आज का दिन जो है ना, मुझे याद है, वैसे तो जुम्मे का दिन है लेकिन आज 11 रबीउल अव्वल भी है। कल 12 रबीउल अव्वल जो है वो जोश व जज्बे के साथ मनाई जाएगी पूरे पाकिस्तान में, बल्कि जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं वहाँ वहाँ 12 रबीउल अव्वल जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है वो मनाया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ना, तो ज़िंदगियाँ कितनी चेंज हो जाती हैं। हमारे चीज़ें मनाने के जो ओकेजन्स आते हैं, जो इवेंट्स आते हैं, उनको मनाने के तौर तरीके कितने चेंज हो जाते हैं। मुझे याद है कि बचपन में जब 12 रबीउल अव्वल आया करती थी या ये वाला महीना शुरू हुआ करता था, तो हम लोग इतने एक्साइटेड होते थे। जब बच्चे होते थे इतने एक्साइटेड होते थे कि जनाब हमने ना 12 रबीउल अव्वल वाले दिन हमने पहाड़ियाँ बनानी हैं, हमने ये करना है, हमने पूरी गली को सजाना है। अब ये चीज़ें इतनी कम हो गई हैं, मतलब बहुत ही कम हो गई हैं। हाँ जी, अंदरून में आप चले जाते हैं, ऐसी जगहों पे आप चले जाते हैं तो वहाँ पर ये कहीं ना कहीं आपको मिलती हैं कि बाज़ार सजे हुए हैं, गलियाँ सजी हुई हैं, जिन्होंने अभी भी उन रिवायात को, उन तौर अतवार को अभी भी वो अपने साथ लेकर चल रहे हैं। ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को उन जगहों पर लेकर जाएं जहाँ पर ये सजावट हुई हुई होती है, जहाँ पर ये सारी चीज़ें सजाई जा रही होती हैं, ताकि उनको पता चल सके कि आज का दिन क्यों मनाया जा रहा है और इसकी क्या अहमियत है। तो आज हम उसके हवाले से बात भी करेंगे, 12 रबीउल अव्वल के हवाले से। कल भी पूरा शो जो है इस हवाले से हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो अभी प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं जनाब, कुछ बात कर लेते हैं बालों के हवाले से, क्योंकि बाल इंसान की शख्सियत और एतमाद में अहम किरदार अदा करते हैं। लेकिन आजकल कम उम्री में बालों का झड़ना, गंजपन, बालों का वक्त से पहले सफ़ेद होना और बच्चों के बालों का बारीक या देर से आना एक आम मसला है। जदीद दवाइयों के साथ साथ हिकमत और देसी तरीका इलाज भी सदियों से आजमाए जा रहे हैं, जो बालों को एक तो मजबूत बनाते हैं, उनको घना बनाते हैं, सेहतमंद बनाने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होते हैं। तो बालों के लिए तेल, ग़िज़ाई तदाबीर और कुदरती नुस्खे ना सिर्फ बालों के गिरने को रोकते हैं बल्कि उनकी जड़ों को भी मजबूत करते हैं। तो आज हम इस सेगमेंट में यही बात करेंगे कि बालों की मजबूती, गंजपन के इलाज, सफ़ेद बाल रोकने के देसी तरीकों और बच्चों में जो बालों की नशोनुमा है उसको बढ़ाने वाले हिकमत के नुस्खों पर। तो उस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर इसहाक सुल्तान हकीम साहब मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं। प्रोफेसर साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोफेसर साहब, आज बालों के हवाले से हमने बात करनी है कि आपके बाल खूबसूरत हो तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता है। लेकिन आजकल हर कोई बालों के मसले में दो चार है। कोई कह रहा है जी बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, किसी को बाल चढ़ हो रहा है, बाल जो है ना बहुत ज़्यादा बारीक होते जा रहे हैं, बच्चों में भी ये चीज़ हम पा रहे हैं। तो क्या चीज़ें हैं हिकमत में जो बालों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं? पहली तो ये बात है कि हमको ये कम से कम क्लेरिफाई कर लेना चाहिए कि बाल गिरते क्यों हैं, उसकी वजह क्या होती है। इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं, जैसे कि जेनेटिकली होते हैं। अगर उनके वालिद या दादा या वो लोग गंजे हैं, वो ज़हर है कि बच्चे भी उस एज में आके गंजे हो जाएंगे। और नॉर्मली ये 25 ईयर्स में ऐसा होना चाहिए जो जेनेटिकली होते हैं। सेकेंडली होते हैं हार्मोन्स की वजह से होता है, और स्पेशली एक हार्मोन्स है जो मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है, जो DHT हार्मोन्स कहते हैं, जो कि एंड्रोजन हार्मोन्स जो है उसको अल्फ़ा 5 जो है वो इसको कन्वर्ट कर देता है DHT के अंदर। अब ये DHT हार्मोन्स क्या करते हैं कि आपके बालों के जो फोलिकल्स है उनके अंदर स्केड पैदा कर देता है। बालों को प्रॉपर तौर पर न्यूट्रिशन नहीं मिलती, बाल खुश्क होना शुरू हो जाते हैं, बारीक होना शुरू हो जाते हैं, उन बालों के दो मुंह बनना शुरू हो जाते हैं और एट द एंड बाल जो है वो गिरना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा अगर कोई टेंशन का शिकार है तो उसकी वजह से भी बाल गिरते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर जो लोग प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे होते, यानी बैलेंस डाइट नहीं ले रहे, जिनका न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो जाती है, उन लोगों के बाल भी गिरना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स
और ख़ास तौर पर जो कैंसर के जो ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं लोग, भी, हाँ जी, उसका भी आफ्टर इफेक्ट ये होता है कि बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। और ख़ास तौर पर कहा जाता है कि अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी है उसकी वजह से भी आपके बाल गिरेंगे। हम उसी तरफ है, जहाँ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होगी उसके अंदर भी ऐसा हो जाएगा। ठीक है। तो अब बालों के गिरने का मसला तो ये है कि मुख्तलिफ चीज़ें लोग आके बता भी जाते हैं, बट मैं आज आपको एक ऐसा गिफ्ट देना चाहूँगा जो मैं साहब का 25 साल से अपने पेशेंट को दे रहा हूँ बना के, और कभी किसी पेशेंट ने उसको कंप्लेन नहीं किया। दैट इज़ 100% नेचुरल और वेरी इफेक्टिव है, चाहे कितने भी बाल क्यों ना गिरते हों। अच्छा, ये बाल गिरने के हवाले से नुस्खा है, ठीक है जी। उनको रीग्रो भी करता है, अगर उसमें डैंड्रफ हो चुकी है तो उसको ठीक करता है, अगर वो पतले हो चुके हैं तब उसको ठीक करता है, बालों के मुंह अगर हो चुके हैं तो उसको ठीक करता है। बड़े नेचुरल, लेकिन थोड़ा सा सब्र से बनाना पड़ता है। अच्छा। क्योंकि इसके तरीके ऐसे मैं पूरा एक मेथड आपको बता देता हूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ, आप घर में बनाना आसान है और आप देखेंगे एक दफ़ा बना लेंगे तो इसका रिजल्ट बहुत ही कमाल के होंगे। ठीक है जी, हम भी फिर इसमें जी हकीम साहब के पास ही चले जाते हैं ताकि उधर देख सके कि क्या क्या चीज़ें हैं और आपको अच्छे तरीके से बता सके। जी सबसे पहले तो आपने ये लेना है आंवला, ये फ्रेश लेना है, खुश्क हालत में नहीं लेंगे। ये आपको किसी भी अच्छी सब्जी की दुकान से मिल जाता है या मंडी से मिल जाता है। जैसे आंवला, ठीक है, ये आपने 1 kg लेना है आपने आंवला। उसके बाद आपने सिर्फ 50 ग्राम लेना है सीकाकाई। इसकी मैं आपको शेप भी बात दिखा देता हूँ। ये बड़ी नेचुरल, बड़ी अच्छी हर्ब है, ये कलर भी देती है और उसके बाद जो है बालों को ग्रोथ में बहुत हेल्प करती है। ओके, और ठीक है। तीसरी चीज़ इसके अंदर है, ये है जिसे हम रेठा। अच्छा, आमतौर पे ख्वातीन इसके लिए बालों को धोते भी हैं और ये बेहतरीन ये नट सूप के नाम पे भी हम इसको कहते हैं, बहुत अच्छा ये फोम बनाता है। ये भी आपने 50 ग्राम लेना है। और चौथी चीज़ इसमें आपने रोज़ मैरी लेना है जो आपका पंसारी की दुकान से मिल जाता है। ये 4 चीज़ें लेके आपने प्लास्टिक के बर्तन जिस पे ढक्कन लगा हो आपने उसमें रख देना है। ठीक है। और उस पर इतना पानी डालना है कि 2 उंगल के लगभग उस पर पानी आ जाए और उसके बाद आप इसे धूप में 2 माह के लिए आप उसको रखेंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये आपका 2 माह के अंदर ये बिल्कुल गल जाएगा। ओके। जब ये गल जाए देन उसको हाथों से अच्छी तरह मल के उसके बाद कपड़े से इसको छान लेना है और इसके अंदर फिर आपने 5 ऑयल शामिल करनी है। ठीक है, शामिल करने इसमें एक डालना है तारपीन का तेल, आपने 50 ml डालना है। तारपीन का तेल, ये प्लीज़ नोट भी कर लीजिएगा, बाद में भूल भी जाएंगे। तारपीन का ऑयल आपने 50 ml। इसके बाद आपने तारा मीरा का ऑयल 50 ml। फिर आपने इसमें डालना है सरसों का ऑयल, ये भी आपने 50 ml। इसमें आप फिर शामिल करेंगे नारियल का तेल, ये भी 50 ml। और लास्ट में आप इसमें शामिल करेंगे कस्टर्ड ऑयल, ठीक है, ये भी 50 ml। ओके। ये सब 5 ऑयल इसमें शामिल करके बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको वेपोरेट करना है कि वो सारा वो पानी वेपोरेट हो जाए, उसका तमाम असर इन ऑयल के अंदर आ जाएगा। ठीक है। जब आप ये पूरा देखेंगे आप सिर्फ ऑयल रह गया है, आप इसको ठंडा कर लीजिए, इसे छान लीजिए और उसके अंदर जितने ऑलमोस्ट आपके पास 250 ml ये ऑयल तैयार होगा, उसके अंदर 10 ml जो है आपको मार्केट से मिल जाता है, आंवला का एसेंस मिल जाता है, वो लिक्विड फॉर्म में होता है, खुशबू अच्छी होती है। आप उसमें ऐड करेंगे तो आपके पास जो ऑयल बनेगा वो इस कलर में बनेगा, जैसे ये ग्रीनिश कलर में ये तैयार होगा। ये मैंने ऐसे ही बना के पेशेंट को अप्लाई भी करवाता हूँ। मतलब ये सारी चीजें डाल के जो एंड पर हमारे पास रिजल्ट निकलेगा, प्रोडक्ट निकलेगा, वो इस कलर का होगा। ये आपने हफ्ते में 2 से 3 बार बालों के उल्टे रुख पे, यानी अगर आप बाल इस तरह पे तो आप इस तरह करके रूट्स पे लगाना है, बालों पे लगाने की जरूरत नहीं है इस ऑयल को। तो आप इसे 2 घंटा लगा रहने दें, देन उसके बाद इसको वॉश कर सकते हैं। इसके साथ खाने के लिए एक जो रेमेडी हम देते हैं वो भी हर्बल है और उसके लेने से तो बाल बहुत स्पीड से गिरना रुक जाते हैं। ठीक है। और वो क्या है, आप बड़ा मशहूर से है, ये हरीड़ है, इसे हम तो हरड़ भी कहते हैं। ठीक है। दूसरा ये आंवला है। ओके। और तीसरा ये बहेड़ा है। और तीसरा ये आंवला है। इससे हमारी तिब्बती ज़बान में त्रिफला, 3 फल कहते हैं, हरड़, बहेड़ा, आंवला। ये तीनों का आपने छिलका लेना है, इसको ग्राइंड कर लीजिए। चाय वाली 1 चम्मच रात को 1 कप पानी में आप इससे सोख कर देना है। सुबह जस्ट आपने इसको निथार के पानी को पी लेना है, तो आपके अंदर वो तमाम इंग्रेडिएंट्स, तमाम न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे जो बालों की ग्रोथ, उसकी शाइनिंग के लिए
अच्छे होते हैं, वो सब आपसे मिलेंगे करने के लिए, मजबूत और बनाने आपके के लिए, बाल इतनी जल्दी रिकवर होंगे कि आप खुद पर हैरान रह जाएंगे। इतना मैं ट्रीटमेंट करवा रहा था, मैं PRP करवाया, ये नहीं आया, तो इससे 100% आपको रिजल्ट मिलता है। खाने पीना भी है और लगाना भी है, तो इंशाल्लाह इसके बाद कोई गंजा नहीं रहेगा। ये वाली जो ये चीजें जो खानी है ये ड्राइड फॉर्म में, ये ड्राइड फॉर्म में होनी चाहिए। इसका पाउडर फॉर्म बना लें और 1 चमची रात को 1 कप पानी में भिगो देना है, सुबह निथार के वो पानी आपने पी लेना, बाकी जो नीचे बचे सब फेंक देना है। आदमी जो है ना अपनी टीनेज में ही हमने देखा है कि आगे से बॉल्ड होना शुरू हो जाते हैं, गंजपन का शिकार होना शुरू हो जाते हैं, उनके लिए भी यही चीजें, ये रेमेडी है। बिल्कुल ये चीज है, लेकिन उनमें मैं ये कहूँगा कि दरअसल पहले नहीं होता था, अब क्यों हो रहा है कि दरअसल हम ग़िज़ाएं वो नेचुरल नहीं ले रहे, हम वो ग़िज़ाएं नहीं ले रहे जिसके अंदर बालों की ग्रोथ होनी थी। हम ओमेगा 3 जिसके अंदर है हम वो नहीं ले रहे, जैसे नट्स सारे हैं, जैसे हमारे अखरोट है, बादाम है, काजू है, पिस्ता है, ये वो चीज़ें थी जो लोग यूज़ करते थे और इसके अंदर ओमेगा 3 था। ये लोग फिश इस्तेमाल करते थे, देसी घी के इस्तेमाल कर जिसमें ओमेगा 3 था और प्रोटीन वगैरह सब कुछ मौजूद था, तो इससे बालों का पूरे न्यूट्रिएंट्स मिलते और बाल नहीं गिरते थे। और आज हम क्या कर रहे हैं, हम फास्ट फूड पे जा रहे हैं, हम वो नेचुरल ग़िज़ा की तरफ जा ही नहीं रहे, तो वजह क्या होगी, बालों को फिर DHT लेवल आपके ब्लड में बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। जिनके, जैसे आपने पहले बात की कि जिनके जीन्स में ही है, जिनके फादर की तरफ से ही बॉल्डनेस उन्हें मिल रही है, पतले बाल मिल रहे हैं, बारीक बाल मिल रहे हैं और जल्दी गंजे हो जाते हैं, तो उनके लिए ये फ़ायदेमंद है नुस्खा? बिल्कुल फ़ायदेमंद है, क्योंकि बेसिकली उनके पेरेंट्स के अंदर भी, उनके वालिद में क्या था कि उनका DHT लेवल बढ़ जाता था। ठीक है, जब आप ये यूज़ करेंगे तो आपका DHT लेवल बढ़ेगा ही नहीं, तो बाल गिरेंगे नहीं, इसमें ये फायदा होगा आपको। ठीक है, और ये कितनी देर यूज करना है? आप इवन लॉन्ग टर्म में यूज करें, इसका कोई नुकसान नहीं इन हर्ब्स का। ठीक है, किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं है इसका। ठीक है, ये ऑयल तो आप लगाएं ही लगाएं, साथ साथ ये खाने के लिए भी है कि आप ये खाएंगे तो आपकी न्यूट्रिशन जो भी डेफिशिएंसी है वो आपकी पूरी हो जाएगी। इसके अलावा भी है नुस्खा हमारे पास। कुछ लोग ऐसे जिनके एलोपेशिया एरियाटा हो जाता है, यानी बाल चढ़ हो जाते हैं और वो बड़ा मुश्किल से बेचारे वो लगवा रहे थे, इंजेक्शन थेरेपी करवा रहे होते हैं, अजी असली फिर भी बाल नहीं आते, तो उसके लिए हमारे पास एक बड़ा नेचुरल किस्म की चीज़ है जिसे हम अपनी ज़बान में रसौंत कहते हैं, बर्बरीन भी इसी को कहते हैं। ठीक है, रसौंत, रसौंत ये ब्लैक इन कलर होती है जी, ये इस टाइप की होती है, ये पंसारी से मिल जाएगी, रसौंत है। इसको आपने पाउडर करके थोड़ा सा पानी मिलाना है कि ये पेस्ट बन जाए, और जहाँ भी आपका एलोपेशिया एरियाटा है, यानी जहाँ पर आपका बाल चर है, वहाँ पे लगाएं सिर्फ 7 दिन, तो वहाँ से बाल दोबारा जो है वो रीग्रो करना शुरू कर देते हैं। खाली इसको लगाना है हमने, थोड़ा सा पानी में भिगो के इसका पेस्ट बनाना है, ठीक है, ताकि उस पर वो लग जाए। और उसके बाद आप उसको खुश्क हो जाते हैं, 15-20 मिनट बाद उसको उतार दीजिएगा, सिर्फ 7 दिन। सही है, जिनको एलोपेशिया एरियाटा है, बाल चर है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये जिनका बालचर बहुत ज्यादा, इवन दो के बच्चों में मैंने देखा है कि उनको भी हो जाता है, और उसके साथ बड़ा अच्छा है। बाल इवन गिर जाते हैं, उनके आईलैशेस के, उनके आईब्रोज के, बालों के, तो ये बड़ा नेचुरस है। और अगर चाहें तो आप इसमें थोड़ी सी एक चने के बराबर खा भी लें तो फर्दर आपके लिए फायदा हो जाएगा। ठीक है, यानी जहाँ दवा लगाने में काम करते हैं, खाने के अंदर भी उसके वही इफेक्ट्स आपको मिलते हैं। अगर इसमें 1 चने के बराबर दिन में 1 बार पानी से ले लिया जाए तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा इससे। ठीक है जी, कि ये बच्चों के लिए भी है और बड़े भी लगा सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो बच्चे, जब वो लोग जिनके अर्ली एज के अंदर बाल जो होते हैं वो सफेद हो जाते हैं, हाँ जी। अब उसके लिए हमारे पास एक कमाल की चीज़ है, और वो है आपके पास ये हरीड़। ठीक है, ये हरीड़ है। आपने एक हरीड़ को करना ये है कि इसका आपने सपोज ये एक हरीड़ है, इसका छिलका उतार के रात को 1 कप आधे कप पानी में भिगो देना है। ठीक है, सुबह के टाइम ये नरम हो चुका होगा छिलका इसका, आप इसको चबा के इसको पानी से खा लीजिएगा। अच्छा, इसका छिलका खाने, इसके अंदर वाली जो है वो इसके अंदर गुठली है वो आपने फेंक देनी है। एक सिर्फ एक, ये एक है, एक आपने करना है। और यकीन जाने कि वो लोग जिनका बिफोर द एज, मैं आफ्टर एज की बात नहीं कर रहा, बिफोर द एज जिनके बाल ग्रे हो चुके हैं, इसके खाने से उनके बाल परमानेंट दोबारा फिर ब्लैक हो जाते हैं। क्योंकि ये दरअसल करता क्या है, तिब के मुताबिक उन्हीं लोगों के बाल सफ़ेद होते हैं जिनके अंदर बलगम की मिकदार ज़्यादा हो जाती है, रतूबात की मिकदार ज़्यादा हो जाती है। तो ये क्या करते हैं, उसको नॉर्मलाइज करता है, और वो मादा जिसने बालों को कलर देना था, लेनालिन मादा, ये उसको प्रोड्यूस कर देता है। वो ही मादा दरअसल हमारे बालों की जड़ों से हमारे बालों में पेनिट्रेट करता है, उसको कलर देता है। तो ये 2 काम करता है। और अगर वो लोग जो चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म तक 60 साल 80 साल तक उनके बाल काले रहें, क्या बात तो है। मैं उनको ये कहूँगा
सिर्फ हरड़, 1 हरड़ रोजाना खाना शुरू आप करते उसको पानी में रात को वाह। भिगोइए, सुबह उसका छिलका जो चबा के खा लीजिएगा। एक तो इससे आपका आंतों का सिस्टम ठीक रहेगा, नॉर्मल रहेंगी, ये डिटॉक्सिफाई करेगा, ये रतूबत और बलगम की मिकदार को बॉडी में नहीं बढ़ने देगा, लैनोलिन मादे को पूरे लेवल पे रखेगा और आप 60 साल 80 साल तक भी आपके बाल काले रहेंगे। ये 100% सही बात कर रहा हूँ। और ये जो कलर्स वाला खर्चा होता है वो भी खत्म हो जाएगा। ये नेचुरल है। हाँ, और ये नेचुरल भी है। और कलर जब आप लगाते हैं उसकी वजह से भी बाल डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, वाइट बाल ज्यादा आना शुरू हो जाते और हैं। लगाने के लिए हमारे पास फिर 2 ऑयल हैं इसके लिए। एक है हमारे पास नारियल का तेल, ठीक है, और दूसरे हमारे पास कैस्टर ऑयल। ये 2 ऑयल बराबर वजन में मिक्स करके रख लीजिए। जैसे आम ऑयल यूज करते हैं ऐसे ही आप इसे यूज करें, या 2 घंटे के लिए रात को लगा लें, देन उसके बाद वॉश कर लीजिए। तो इससे ऐसा ऐसा आपका बाल जो है वो नेचुरली ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा। लेकिन दोनों चीज़ों को साथ रखिएगा, हरड़ को खाना भी है और इसको लगाना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके जो सफ़ेद बाल हैं वो 100% ठीक हो जाएंगे। जिनका बिफोर द एज हुए हैं, यानी कबल अज़ वक्त बुढ़ापा जिसे हम कह रहे थे, ठीक है, वो ठीक हो जाए। और जो चाहते हैं हमें बुढ़ापा ना आए या हमारे बाल हमेशा के लिए ब्लैक रहें, तो फिर जिस एज में चाहे खाएं और थ्रू आउट द लाइफ खाएं, इसका कोई नुकसान नहीं, उसका कोई नुकसान नहीं। तो हम आज बात कर रहे थे बालों के हवाले से कि बालों की नशोनुमा के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, उनके लिए आप हर्बल चीज़ों से किस तरह अपने बालों की मजबूती को बरकरार रख सकते हैं। उस पर बात करने के लिए प्रोफेसर इसहाक सुल्तान हकीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप आए और ये नुस्खे भी आपने हमें बताए हैं। जना पाकिस्तान में ना बेशुमार लोग कारोबार करने का ख्वाब देखते हैं, लेकिन अक्सर ये ख्वाब अधूरा रह जाता है। स्टार्टअप कल्चर जो दुनिया भर में मशरत को एक नई सिमत दे रहा है, हमारे मुल्क में तेज़ी से पनप नहीं पा रहा। इसकी वजूहात क्या हैं? दूसरी तरफ हम देखें कि जो कम तालीम याफ्ता अफराद, उनके लिए ये सवाल अहम है कि वो कौन सा कारोबार शुरू करें जो कम सरमाया और ज़्यादा फ़ायदा दे सके उन्हें। साथ ही साथ ये भी जानना ज़रूरी है कि आखिर कारोबार क्यों होते हैं, कौन सी गलतियां हैं जो बार बार दोहराई जाती हैं, और कामयाब बिजनेस के लिए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो आज हम इन्हीं सवालात पर बात करेंगे ताकि कारोबार शुरू करने वाले जो अफराद हैं उनके लिए रहनुमाई फ़राहम की जा सके हमारे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अब्दुर्रहमान आरिफ साहब हैं, जो कि बिज़नेस एक्सपर्ट हैं। तो उनसे बात करते हैं, उनसे रहनुमाई लेते हैं कि अगर आपने बिज़नेस स्टार्ट करना है, जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, तो उनके लिए क्या क्या कहने के पहले एहतियातें होनी चाहिए और कौन से गलतियाँ हैं जो उन्होंने बार बार दोहरानी नहीं है। तो अब्दुर्रहमान साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अब्दुर्रहमान साहब, दुनिया भर में स्टार्टअप कल्चर जो है ना वो कामयाबी के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। किसी ने एक स्टार्टअप किया तो उसने उसी स्टार्टअप के साथ और 5-6 स्टार्टअप्स भी स्टार्ट किए हुए हैं, तो वहाँ पर तो बड़ा कामयाब ये कल्चर जा रहा है। हमारे यहाँ पर क्यों नाकाम होता जा रहा है कारोबार करना? यहाँ पर ख़ास तौर पर अगर स्टार्टअप्स की बात की जाए तो यहाँ पर भी हमारे नौजवान यंगस्टर्स, इवन दो कि अगर उनसे पिछले वाली जनरेशन की बात की जाए तो वो भी सोचते हैं कि कहीं ना कहीं हम स्टार्टअप स्टार्ट कर लें, लेकिन नाकामी की तरफ चला जाता है। वजह क्या लगती है? बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो बुलाने का। अच्छा, एक तो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि लोग कारोबार में आते क्यों हैं। सबसे पहले थोड़ा ये एक्सप्लेन करूँगा, फिर मैं आऊँगा स्टार्टअप्स की तरफ। जी जी। देखिए, कोई भी इंसान कारोबार में आता है 3 तरह से। एक तो ये है कि उस बंदे को जॉब नहीं मिल रही थी और वो बेचारा कोई रिस्क तलाश कर रहा था, उसको नौकरी नहीं मिली तो उसने तंग आके कोई काम शुरू कर दिया। ठीक है। और बहुत सारे बिजनेसमैन की जब आप हिस्ट्री देखेंगे तो ये वो लोग हैं जिन्होंने बहुत स्टार्ट से कोई काम शुरू किया और उनके पास जॉब नहीं थी और वो बिजनेस करना शुरू हो गए। दूसरे वो लोग हैं जिनको पेरेंट्स की तरफ से बिजनेस मिलता है, जी, विरासत में मिलता है। उनके माँ बाप बिजनेस करते थे तो वहाँ से बिजनेस में आ गए। तीसरे वो लोग हैं जिसको आप स्टार्टअप्स बोलते हैं, कि जो लोग पढ़ लिख के अच्छे तरीके से प्लान करके किसी बिजनेस के अंदर आते हैं, क्योंकि स्टार्टअप्स के अपने स्टेप्स हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, अब स्टार्टअप वाले कारोबार में और आम कन्वेंशनल रवायती कारोबार में क्या फ़र्क है, इनको भी ज़रा मैं एक्सप्लेन करूँगा ऑडियंस के लिए ताकि वो थोड़ा समझ सकें। रवायती कारोबार वो है जो आम, जिसकी प्रैक्टिस मार्केट में ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है। लोग वो काम पहले से कर रहे हैं, जिसकी डिमांड मौजूद है, जिसका कस्टमर मौजूद है, जिसकी प्रैक्टिस मौजूद है। जिस तरह फॉर एग्जांपल कुछ अरसे पहले मेरे पास टैक्सी है और मैं टैक्सी किराए पे चलाऊंगा, तो एक आम कारोबार, आम काम था ये। लेकिन जब करीम आया तो करीम ने वही टैक्सी का प्रॉब्लम एक नए तरीके से सॉल्व किया। तो कन्वेंशनल कारोबार है, मेरा आपका रेस्टोरेंट है, मैंने भी रेस्टोरेंट डाल दिया,
सो रेस्टोरेंट इज अ कन्वेंशनल बिजनेस। ठीक है। इसी तरह मेरी कपड़े की दुकान है तो इचरे में बहुत सारी कपड़े की दुकानें लोगों ने डाल दी। तो एक रवायती कारोबार आम तरीके से शुरू होता है, जबकि स्टार्टअप में वही मसला किसी और तरीके से हल किया जाता है। उसके अंदर इनोवेशन की जाती है, उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें की जाती हैं जो आज से पहले नहीं थी। आइदर वो कस्टमर को अप्रोच करने का तरीका, आइदर वो प्रोडक्ट को सेल करने का, आइदर वो प्रोडक्ट को प्रेजेंट करने का तरीका, आइदर वो पीछे से बाय करने का तरीका, उसको स्टोर करने का तरीका, यानी कुछ ऐसा किया जाता है सर्विस या प्रोडक्ट में जो प्रैक्टिस पहले नहीं पाई जाती और उसके लिए कस्टमर बनाया जाता है, डिमांड बनाई जाती है, कस्टमर के दिमाग में एक जगह बनाई जाती है। इसको स्टार्टअप्स बोला जाता है। और स्टार्टअप्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो ये है कि लोग इसको अच्छे तरीके से डिफाइन नहीं कर पा रहे हमारी सोसाइटी में। मतलब उसको भी रिवायती कारोबार समझ रहे हैं, कारोबार समझ के शुरू कर लेते हैं और वो उस तरह चलता नहीं है। ठीक है। तो इसके लिए खास तौर पर किस तरह की प्लानिंग और मंसूबाबंदी अगर बनानी हो तो वो किस तरह की बनानी चाहिए? इसके लिए देखें, सबसे इंपॉर्टेंट इसकी 6 स्टेप अप्रोच है। मैं पिछले कुछ 10-11 साल से बहुत सारे स्टार्टअप्स के साथ उनको मेंटर भी कर चुका हूँ, हेल्प भी कर चुका हूँ, बल्कि अपने स्टार्टअप भी कर चुका हूँ। तो इसमें तरीक़ाकार ये होता है कि सबसे पहले तो आप ये आइडेंटिफाई करें कि आपकी जो प्रोडक्ट है और जो सर्विस है उसको डिफाइन करें बहुत एग्जैक्टली। अपना बिजनेस मॉडल आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। स्टेप 1 कि यू हैव टू आइडेंटिफाई योर प्रोडक्ट एंड द प्रॉब्लम विच इज सॉल्व्ड बाय दैट प्रोडक्ट और सर्विस। पहले उस प्रॉब्लम को डिफाइन कीजिए, ये स्टेप 1 है। स्टेप 2 ये है कि आप अपने कस्टमर की आइडेंटिफिकेशन करें, अपनी टारगेट ऑडियंस करें। हर बंदा आपकी प्रोडक्ट या सर्विस नहीं ले सका, बिल्कुल। तो आपको बड़ा क्लियर डेमोक्रेट करना है कि मेरा कस्टमर कहाँ रहता है, किस प्राइस ब्रैकेट में, किस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व करेगा ये। तीसरा स्टेप होता है मार्केट साइज एस्टिमेशन। आप मार्केट साइज को एस्टिमेट करते हैं कि जिस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ ये कितना बड़ा मार्केट साइज है, उसमें से मैं कितना कैप्चर करूंगा। क्योंकि नॉर्मली स्टार्टअप्स के आइडियाज जो होते हैं ये ग्लोबली एक्सपैंड हो सकते हैं। आप www. कुछ लिखते हैं उसके बाद तो इसका मतलब है पूरी दुनिया में आपका आप उसको सर्व कर सकते हैं। तो तीसरा स्टेप है मार्केट साइज एस्टिमेशन। आप फिर उसके एक 10 साल रोड मैप बनाते हैं कि पहले साल में 1% मार्केट शेयर लूंगा, अगले साल में 2% मार्केट शेयर लूंगा और आहिस्ता आहिस्ता मैं अपने मार्केट शेयर को ऊपर लेके जाऊंगा। तीसरी चीज जो है उसके बाद आप फाइनेंशियल फिजिबिलिटी बनाते हैं। दैट्स कॉल्ड द टेक्निकल एंड फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, जो 5 से 10 साल के लिए प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लोज, बैलेंस शीट्स आपको एक्सप्लेन करती हैं, जो ये बताती हैं कि कितना पैसा मुझे चाहिए होगा अपने कारोबार में अगले 10 साल में एक्सपैंड करने के लिए। एंड द 5th स्टेप इज द ऑपरेशन सेटअप, कि जब मैंने सेटअप करना है इसको तो उस वक्त मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। मुझे अभी फोरसी करनी है, मुझे मशीन्स की कॉस्ट लेनी है, मुझे सेटअप की कॉस्ट लेनी है, मुझे मार्केटिंग कॉस्ट अंडरस्टैंड करनी है, बैक एंड ऑफिस, फ्रंट एंड ऑफिस, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सारा मुझे इसमें लेके आना है। एंड द लास्ट स्टेप इज द गो टू मार्केट, कि मैंने प्राइस 7 P's के अंदर जो मेरी प्रोडक्ट है, पैकेजिंग है, प्राइसिंग है, फिजिकल एविडेंस है, ये पूरा प्लान जब आप ड्राफ्ट करेंगे तो तब आप अपने स्टार्टअप को सही तरीके से शुरू कर सकते हैं। अच्छा। तो ये 7 स्टेप्स अगर आप नहीं करते तो और आप कूद जाते हैं इनटू एनी स्टार्टअप विद अ कन्वेंशनल वे तो वो स्टार्टअप नहीं चलेगा। नहीं तो अगर इन 7 स्टेप में से कोई 1-2 स्टेप्स भी नहीं होते तब भी आप नहीं कर सकते हैं अच्छे तरीके से? नहीं कर सकेंगे, क्योंकि देखें स्टार्टअप पाकिस्तान में या दुनिया में नॉर्मली पाकिस्तान में ज्यादा हो रहे हैं। 90% स्टार्टअप फेल्स इन द फर्स्ट 2 years। 2 वजूहात हैं, एक तो ये पूरा डिटेल काम नहीं होता, ठीक है। दूसरा गवर्नेंस फ्रेमवर्क ठीक नहीं होता, जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उसकी लीगैलिटीज हैं, जो उसको कंट्रोल करने के लिए डिसीजन मेकिंग का पैरामीटर चाहिए, गवर्नमेंट के साथ रजिस्ट्रेशंस हैं, आपकी टैक्स के साथ रजिस्ट्रेशंस हैं, आपके बैंक अकाउंट्स हैं, आपकी पार्टनरशिप्स हैं, प्राइवेट लिमिटेड्स की पूरी क्लैरिटी है। तो आपका जो गवर्नेंस एंड लीगल फ्रेमवर्क है वो भी कंप्लीट नहीं कर पाते लोग। तो अगर आप इन स्टेप्स को बाय बुक्स फॉलो नहीं करेंगे चेकलिस्ट के साथ तो स्टार्टअप तो नहीं चलेगा। क्योंकि स्टार्टअप में एक बात अंडरस्टैंड करें, हो सकता है कि मेरा आइडिया हो और पैसे आपके हों, पैसे आपके हों, तो मैं अपने आइडिया की इक्विटी लूंगा और आपको मैं कुछ फाइनेंशियल इक्विटी दूंगा। अब चूंकि पैसा आपका है और मेहनत मेरी है तो रिस्क जो है ना वो आपका है सारा। तो सम टाइम जिसका पैसा नहीं लगा होता वो थोड़ा लाइट ले लेता है। और अगर वो चीजें बेहतर तरीके से गवर्न नहीं होंगी तो पैसा जाया हो जाएगा, लीगल सारी चीजें नहीं कवर्ड होंगी, जाया हो जाएगा। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइए कि क्या अगर आपने स्टार्टअप, मैंने ऐसे भी देखे हैं जो कि बहुत कम सरमाए से भी लोगों ने शुरू किए हैं, ऐसे भी देखे हैं जो बहुत ज़्यादा सरमाए से भी शुरू किए हैं, और उनका अगर ग्राफ देखा जाए तो जैसे आपने कहा कि ऐसे भी स्टार्टअप्स हैं जो 2 साल चलते हैं उसके बाद ठप हो जाते हैं।
तो क्या करना चाहिए अगर हमने स्टार्टअप शुरू करना है, जैसे हमारे देखने वाले उनके अगर माइंड में है, तो कम सरमाए से शुरू करना चाहिए या फिर ज़्यादा सरमाए से शुरू करना चाहिए? अच्छा, स्टार्टअप्स के लिए जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है बिजनेस मॉडल की वैलिडेशन। अच्छा, वैलिडेशन का मतलब क्या है कि जो प्रोडक्ट या सर्विस आपने बनाई है क्या वो बिक गई है, क्या उसके पैसे आपको मिले हैं। सम टाइम ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा अजम्पशंस बिल्ड कर लेते हैं लेकिन आपकी प्रोडक्ट या सर्विस बिक नहीं रही होती, खरीद नहीं रहा होता कोई। तो इसके जो सबसे पहले तो आप अपनी आइडिएशन फेज में अपने आइडिया को ग्रिल करते हैं, उसके बाद आप जो भी प्रोडक्ट या सर्विस बना के आप उसको बेचते हैं, इसको बोला जाता है MVP, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। अच्छा, आइदर यू आर मेकिंग अ टेक प्लेटफॉर्म और यू आर मेकिंग एनी प्रोडक्ट, तो आप एक छोटे वॉल्यूम के ऊपर सबसे पहले उसको सेल करते हैं कि आपने कस्टमर के साथ जो प्रॉमिस किया है, कस्टमर उसके पैसे आपको पे कर रहा है, क्या वो सर्व्ड हुआ है, कस्टमर ने फीडबैक क्या दिया है। तो स्टार्टअप हमेशा छोटे पैसों से होते हैं। अच्छा, ज्यादा पैसा नहीं लगाना चाहिए, आपको कम सरमाए से अपने आइडिया को वैलिडेट करना होता है। जैसे कि मैंने स्टार्ट में एक्सप्लेन किया था कि स्टार्टअप के आइडियाज नए होते हैं, उसमें सिमिलर प्रॉब्लम किसी नई इनोवेशन के साथ सॉल्व की जाती है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, कस्टमर उसको समझ नहीं रहा होता, आपने विकी रजाई लेनी है, तो आप सारी जिंदगी रजाइयाँ खरीदती रहेंगी, लेकिन अगर मैं आपको एक नए तरीके से रजाई सेल करना चाहूँ तो आपको समझने में टाइम लगेगा कि ये ऐसे क्यों बेच रहा है या सेम प्रोडक्ट ऐसे क्यों बेच रहा है। तो आपने क्या करना है कि आपने प्रैक्टिकली अपने उस आइडिया को वैलिडेट करने के लिए आपने पहले सेल करनी है। सबसे पहले जब स्टार्टअप स्टार्ट होता है तो आप अपने आइडिया को वैलिडेट करके MVP करें, उसके बाद आप ज़्यादा फंडिंग के साथ उसको स्केल करने की कोशिश करें। तो दिस इज़ द प्रोसेस। ज़्यादा पैसे के साथ स्टार्टअप करेंगे इज़ अ ह्यूज रिस्क कि आप लूज करेंगे। अच्छा, कस्टमर शायद ना मिले आपको, कंज्यूमर ना मिले, और इसके लिए फिर ये नाकाम हो जाते हैं बिजनेस और लोग बंद कर देते हैं, एक साल बाद 2 साल बाद लोग बंद कर देते हैं। जो दुनिया में टेक्निकल प्रैक्टिस है वो ये है कि एक सीड फंडिंग होती है किसी भी स्टार्टअप के लिए। सीड फंडिंग का मतलब है जो बीज लगाएंगे वो 2 फाउंडर्स लगाएंगे या छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ आप एक सीड फंडिंग करेंगे। सीड फंडिंग के बाद वो आइडिया वैलिडेट होगा, MVP बनेगा, MVP की वैलिडेशन होगी, उसके बाद सीरीज A फंडिंग आएगी। अच्छा, आप जो शार्क टैंक्स वगैरह देखती हैं तो उसमें सीरीज A और सीरीज B फंडिंग आ रही होती हैं, वहां पे लोग अपना आइडिया वैलिडेट कर चुके होते हैं, एक सर्टन सेल 1-2 साल में परफॉर्म करके पैसे कस्टमर से ले चुके होते हैं। तब वो जाते हैं इन्वेस्टर के पास, कहते हैं जी हमने स्केल करना है, हमें मार्केटिंग के लिए पैसे दें या हमें प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए पैसे दें। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टार्टअप। सही है कि वो सिर्फ बहुत ही नया आइडिया नहीं लेकर आ रहे होते, उनको मार्केट में उन्होंने ऑलरेडी उस चीज को कह लें कि ग्रैब कर लिया होता है, वैलिडेट कर चुके होते हैं, फिर वो आते हैं। तो हम आज बात कर रहे थे कि जो पाकिस्तान में स्टार्टअप कल्चर है वो क्यों फरोग नहीं पा रहा, क्यों नाकामी का सामना करना पड़ता है। तो इस पर अब्दुर्रहमान आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, बिजनेस एक्सपर्ट हैं। अब्दुर्रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप आए, इसके ऊपर बात कर ली जाए पंजाब के हवाले से और सरकारी कॉलेज के हवाले से, जो मेटेरियल है उनके तमाम सरकारी जो हिकमत अमलियाँ हैं वो नाकाम दिखाई दे रही है, क्योंकि सरकारी कॉलेजेस में दाखिले बढ़ने की बजाय दिन ब दिन, या आप ये कह लें कि हर साल कम होते जा रहे हैं। पंजाब के 40% कॉलेजेस में दाखिले टारगेट से भी बहुत ज़्यादा कम हुए हैं। पंजाब के 227 कॉलेजेस में इनरोलमेंट मुकर्ररा टारगेट से कम हुई है। कई कॉलेजेस में इनरोलमेंट 0 है, मतलब वहाँ पर एक भी बच्चा दाखिल नहीं हुआ है। बाज़ में चंद फीसद तलबा ही दाखिल हुए हैं। क्या वजह है इसकी? कैसी हिकमत अमली तैयार की जा रही है महकमों की तरफ से कि बच्चे आने के बजाय कम होते जा रहे हैं? इस पर बात कर लेते हैं। एक और स्टोरी है उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे, उसको भी। आतिफ परवेज़ हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। आतिफ, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? थैंक यू, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आतिफ, क्या वजह है कि बच्चे तो बढ़ने चाहिए थे, दाखिलों का जो टारगेट था, इनरोलमेंट थी, वो तो दिन ब दिन ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि तादाद आबादी ज़्यादा होती जा रही है। तो ये तो यहाँ पे उल्टी ही गंगा बह रही है कि बढ़ने की बजाय कम होती जा रही है इनरोलमेंट। देखिए, एक तो ये वाज़ेह इस चीज़ का इज़हार है और रिकास है कि जो वालिदैन हैं और बच्चे हैं उनका सरकारी कॉलेजेस पर एतमाद नहीं है, और उसकी बुनियादी वजह यही है कि कॉलेजेस में जो सूरत हाल है उसमें फैसिलिटीज़ जो है, सहूलियात का फुकदान है, असातिज़ा की कमी है, क्लासरूम्स जो है वो शॉर्टेज है, फर्नीचर जो है वो वहाँ पर भी कम है। और उसके बाद जो नताइज सामने आते हैं, हम और आप उस पर भी डिस्कशन करते हैं कि जब नताइज ख़राब आते हैं तो फिर वालिदैन और बच्चों की यही कोशिश होती है
कि हमें प्राइवेट कॉलेजेस में ही जाना चाहिए। हम उनकी नुमाइंदगी नहीं करें, लेकिन वालिदैन और बच्चों की जो सूरत हाल है उसको ही बता रहे हैं कि हमें भी रोज़ यही बच्चे और लोग जानने वाले मिलते हैं और उनकी यही कोशिश होती है कि एडमिशन सीजन में कि किसी तरीके से निजी कॉलेजेस में दाखिला मिल जाए, कोई थोड़ी सी फीस कंसेशन हो जाए। जमाना होता था कि जी सरकारी कॉलेज में हमें दाखिला मिल जाए, बड़ी बात है। अब तो लोग प्रेफर ही नहीं करते हैं सरकारी कॉलेज जाना। ये स्कूलों वाली सूरत हाल वो कॉलेजेस में आ रही है कि पहले हम देखते थे कि वालिदैन जिनके पास जो थोड़ा अफोर्डेबिलिटी है, जिनके पर ये अफोर्ड कर सकते हैं, उनकी कोशिश होती है कि वो प्राइवेट स्कूलों में जाए, सरकारी में न जाए। तो अब यही हाल जो है वो सरकारी कॉलेजेस का भी होने जा रहा है और सूरत हाल उस तरफ ही जा रही है कि जो महकमा हायर एजुकेशन की अपनी रिपोर्ट है, ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ, ये कोई और कह रहा है, किसी तीसरे बंदे ने, ये अपनी जो रिपोर्ट है जिसमें ये कहा गया है कि जो इस साल इंटरमीडिएट में पार्ट 1 में दाखिले हुए वो एदाफ से भी बहुत ज़्यादा कम है। लाहौर डिवीज़न में कुछ बेहतर है, लेकिन बाकी डिवीजन्स की सूरत हाल इस रिपोर्ट में वाज़ेह नज़र आ रही है और हैरान कुन तौर पर जो दाखिले हैं वो कम होते नजर आ रहे हैं। कई ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें एनरोलमेंट 0 है। जी बिल्कुल ऐसे कि एक भी बच्चा नहीं है, एक भी नया बच्चा जो दाखिल नहीं हुआ, और कुछ कॉलेजेस में तो 100 से भी कम है और कहीं 50 से भी कम है। तो ये तो सूरत हाल बड़ी हैरान कुन है और परेशान कुन है। जो महकमा हायर एजुकेशन और वज़ीर तालीम की जानिब से दावे किए जा रहे हैं कि हम मेयार तालीम को बेहतर कर रहे हैं और सहूलियात को जो फुकदान है उसको बेहतर कर रहे हैं, और कहाँ है वो दावे, कहाँ है वो हिकमत अमलियाँ जो वज़ीर तालीम अपना रहे हैं? देखिए वो तो सिर्फ मुझे लगता है कि बातों तक ही नज़र आ रहा है। हुकूमत की जानिब से वज़ीर आला ने जो हायर एजुकेशन का फ़ंड है वो तो बढ़ा दिया है, 40 अरब रुपए कर दिया, लेकिन आगे इस फंड के जो असरात हैं वो उस तरह नज़र नहीं आ रहे। हम देख रहे हैं कि अपनी ये रिपोर्ट है जो स्कूल एजुकेशन की देख लें, हायर एजुकेशन की देख लें, मुसलसल जो कारकर्दगी है वो ऊपर जाने की बजाय नीचे आ रही है, और दाखिले जो हैं वो मेयार तालीम को देखते हुए ही बढ़ते हैं कि वालिदैन के इस कॉलेज में जाएंगे, यहाँ पर बच्चों की पोजीशंस आ रही हैं, यहाँ से हर साल जो बच्चे अच्छे नंबरों से पास हो रहे हैं तो यहाँ कॉलेज में दाखिला लेना चाहिए। लेकिन ये सूरत हाल जो है वो बरक्स नज़र आ रही है कि वालिदैन अब निजी कॉलेजेस की तरफ जा रहे हैं, निजी स्कूल्स की तरफ जा रहे हैं। डायरेक्टर्स से भी पूछगछ हो रही है ना, उनसे भी 3 सवाल अहम किए गए हैं। अच्छा, ये पिछले साल हमने देखा था कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो एडिशनल सेक्रेटरी थे उन्होंने खासा प्रिंसिपल्स को खींचा कि ये एडमिशन क्यों जो है वो कम है, उसको बढ़ाया जाए। तो फिर उसमें हमें देखा कि फेक एनरोलमेंट कॉलेजेस में भी की गई। जो डिवीज़न में मौजूद किसी मदरसे में कहा गया कि आप अपने बच्चे जो हैं वो हमारे सिस्टम में शो कर दें, सिर्फ सिस्टम में शो करने हैं, तो उसको दिखाकर हम अपनी कारकर्दगी जो है वो दिखा देंगे। लेकिन इस साल सूरत हाल जो है वो उससे भी बदतर नज़र आ रही है कि दाखिले ही होते नज़र नहीं आ रहे। इसमें अब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने DPI की जानिब से डायरेक्टर जो कॉलेजेस हैं 9 डिवीजन्स के, उनको ये मरासला लिखा गया है और उनसे 2 दिन में जवाब तलब किया गया है कि क्या वजह है कि ये दाखिले क्यों कम हो रहे हैं, जहाँ बढ़ने चाहिए उसमें कमी आ रही है। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि महंगाई में भी इजाफा हो रहा है और उसको देखते हुए जो निजी कॉलेज में थोड़ी सी फीस, कुछ कॉलेजेस हैं जिन्होंने टारगेट ही 100 बच्चों का रखा हुआ था। यही है ना कि ये उनसे पूछ रहे हैं कि आपने इतने टारगेट ही क्यों कम रखे, मतलब 100 बच्चों का टारगेट आपने रखा हुआ है और आपको एतमाद ही नहीं है कि बच्चे ज्यादा आएंगे। अब ये देखिए इसमें ही रिपोर्ट में इस बात का भी इंकशाफ हुआ है कि सिर्फ 20% कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पर लेबॉर्ट्रीज है, 80% में लेबॉर्ट्रीज ही नहीं है। तो फिर बच्चों ने वहाँ जाकर पढ़ना क्या है, क्या एक्सपेरिमेंट करना है, और उन्होंने जो चला भी जाएगा उसको मेयारी तालीम नहीं मिलेगी तो वो इम्तिहान में कैसे परफॉर्म करेगा, उसके नताइज तो फिर ख़राब ही होंगे ना। उसने इम्तिहान में फ़ेल होना है या नंबर उसके कम आएंगे क्योंकि वहाँ पर मेयारी तालीम नहीं है, टीचर्स जो है वो पूरे नहीं है, मेयारी लैब्स नहीं है, फर्नीचर नहीं है, दूसरी सहूलियात का फुकदान है। तो ये सूरत हाल पहले स्कूलों में थी और अब अनफॉर्चुनेटली ये कॉलेजेस की तरफ भी आ रही। ठीक है जी, ये सारा कुछ होगा कि कागजी कार्रवाई में उन्हें सज़ा दी जाएगी और अमली तौर पर ऐसा कुछ नहीं होगा तो फिर यही रिजल्ट्स आएंगे, फिर यही होगा कि इनरोलमेंट ज़ीरो होगी कॉलेजेस के अंदर भी, और लोग प्रेफर करेंगे कि हम जैसे तैसे कर कर अपने पैसे जोड़ के एक पैनी जोड़ के जो ना अपने बच्चों के तालीम के ऊपर लगाएं और उनको प्राइवेट स्कूल्स की तरफ या प्राइवेट
कॉलेजेस में इनरोलमेंट उनकी कराई जा सके। एक और स्टोरी है जिसके ऊपर हमने बात करनी है कि ये तो चले कॉलेजेस की ये सूरत हाल है, जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा निसाब है, जो किताबें पढ़ाई जा रही हैं, जो बच्चे हमारे किताबें पढ़ रहे हैं, वो भी उसके ऊपर भी इतनी गलतियाँ, मतलब आप कर क्या रहे हैं? मुझे तो समझ ये नहीं आ रही है कि निसाबी कुतुब में भी गलतियाँ हमारे सामने आ रही हैं। 9वीं जमात की कुतुब है, उसमें एक और गलती सामने आई है कि कंप्यूटर की किताब है, उसमें माउस को, जो कि कंप्यूटर के साथ लगता है, जो माउस हम लोग ऑपरेट करते हैं, उसको चूहा लिख दिया है। मतलब कैसे लोग हैं, कौन लोग ये सारा निसाब बना रहे हैं, मुझे समझ नहीं आती है। ये तो कौन है ये लोग? हमें तो यही बताया जाता है कि डॉक्टर्स हैं, PhD डॉक्टर्स, ये किताबों वो ये सारे किताबें लिख रहे होते हैं। कौन है ये कि उन्होंने माउस को चूहा बना दिया? अब ये तो आम वहम सी बात है कि हर कंप्यूटर के साथ माउस को जो है वो चूहा लिख दिया गया। तो ये अब बच्चों को पढ़ाते हुए टीचर जो हैं उनको भी मुश्किल का सामना है कि किस तरीके से छोटे छोटे बच्चों को जो लैपटॉप ये मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो उनको पता होता है कि, लेकिन जो किताबें तैयार करने वाले हैं वो इन चीज़ों से, बुनियादी इंफॉर्मेशन से नाबल्द हैं और उनको नहीं पता। अब ये पैक्टा की जिम्मेदारी थी और जो किताबें तैयार करता है उससे पहले जो PCTB था, अब वो पैक्टा बन चुका हुआ है। तो एक ये गलती सामने आई है। फिर उससे पहले हमने देखा था एक शाही किला जो है उसमें लाल किला की लगा दी थी। अच्छा, गलतियां सामने आ जाती हैं लेकिन ठीक नहीं करते और जिसने गलती की है उसके खिलाफ कार्रवाई कोई नहीं होती। अच्छा। अब वो इंक्वायरी को 2 महीने हो गए, 2 महीने से वो इंक्वायरी पेंडिंग है, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। मीडिया में जब खबर आई और उसमें बड़ा वावेला हुआ और पैक्टा और वज़ीर तालीम की जानिब से कहा और सेक्रेटरी जो स्कूल है उन्होंने भी कहा कि जल्द इस पर जो इंक्वायरी होगी और जो सज़ा का तयन किया जाएगा। लेकिन इसी तरीके से चीज़ें चलती रहती हैं, गलतियां सामने आती हैं, बचा दिया जाता है लोगों को, कोई कार्रवाई नहीं होती, इसलिए फिर आगे से मज़ीद गलतियां सामने आती हैं। अब ये 9वीं जमात की किताब, उससे पहले ये आया था कि इसमें इतना ज़्यादा निसाब शामिल कर लिया था कि वो 1 साल में कवर करना मुश्किल हो गया था। अब ये इस तरह की गलतियाँ सामने आती हैं और दूसरी तरफ टीचर जो हैं वो अलग शिकायतें और गिले करते हैं कि महकमा जो है पैक्टा की जानिब से या PCTB की जानिब से जो किताबें तैयार की जाती हैं, कहा तो यही जाता है कि आलमी म्यार की किताबें हैं, कि इसमें आलमी म्यार का जो इंग्रेडिएंट शामिल किया गया है, अगर ये बच्चों को पढ़ाया जाएगा तो वो वेल इक्विप्ड होंगे और जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन तो ये शायद उन्हें लग रहा हो कि जदीद तकाज़ों के मुताबिक अब माउस को उन्होंने चूहा लिखना उन्होंने तर्जुमा करके जो है वो ये माउस को चूहा लिखती है। तो ये महकमा स्कूल एजुकेशन और पैक्टा को और वज़ीर तालीम को चाहिए कि ये चीज़ों को बेहतर करें। जो भी जो किताबें तो प्रोसेस पूरा होता होगा ना आतिफ, के जब किताबें लिखी जा रही होती हैं फिर कुछ लोग बैठते होंगे, कमेटी बैठती होगी जो इसको पूरा रीड करती होगी कि इसमें कोई गलती तो नहीं है, या ऐसा नहीं होता है? देखें, जो तरीक़ाकार बताया गया है और जो तयशुदा है उसके मुताबिक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, इनमें PhD भी शामिल होते हैं, उन्होंने जो है वो निसाब को तैयार करना होता है, फिर उसकी प्रूफ रीडिंग भी होती है। प्रूफ रीडिंग होती है। अगर प्रूफ रीडिंग इस तरह की है तो उसका अल्लाह ही हाफिज़ है कि किस तरीके से ये प्रूफ रीडिंग होती है। प्रूफ रीडिंग के बाद ही ये प्रिंटिंग के लिए जाता है कि एक मास्टर कॉपी तैयार होती है, उसको भी 2-3 जो है जगह से चेक किया जाता है कि इसमें कोई गलती तो नहीं है। लेकिन इतने चेक्स के बाद भी ये गलतियां सामने आते तो क्या ही बात है। तो ये तो इनकी कारकर्दगी पर वाकई सवालिया निशान है कि ये किस तरीके से किताबों को तैयार करते हैं, किस तरीके से प्रूफ रीडिंग करते हैं, और कौन लोग हैं जो वहाँ बैठकर ये किताबें तैयार करते हैं। किताबों का जो निसाब है वो तैयार कर रहे होते हैं। ये उनके ऊपर भी जो PhD जिन्होंने की हुई है उनके ऊपर भी सवालिया निशान आ जाता है कि इन्होंने PhD कैसे की है, कि ये निसाब इन्होंने तैयार करवाया और उनके नाम के साथ PhD डॉक्टर लगा हुआ है कि ये इन्होंने एक सब्जेक्ट में PhD की है। तो वो निसाब बना रहे होते हैं। तो इनको ही चाहिए कि अपने नाम का ही लाज रखें और अपनी डिग्री की लाज रखें। चले, उम्मीद ही कर सकते हैं, उम्मीद पे पूरी दुनिया कायम है। हम भी अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं कि काश हमें भी ऐसे जो दिन है वो देखने को मिले कि जहाँ पर सरकारी स्कूलों में और कॉलेजेस में उनकी इतनी कारकर्दगी बेहतर हो जाए, निज़ाम तालीम, मयार तालीम इतना बेहतर हो जाए कि लाइनें लग जाएं कि लोग हमने
इधर ही बच्चों को अपना जो है ना वो दाखिल कराना है। तो होप फॉर द बेस्ट। आतिफ परवेज़ हमारे साथ मौजूद है। आतिफ, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने इसके ऊपर बात की, यहाँ पर आए। अब ब्रेक लेते हैं, यहाँ पर मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं आका दो जहां के हवाले से। आज 11 रबीउल अव्वल है। कल का दिन जो है वो बहुत ही अहमियत का हामिल है। 12 रबीउल अव्वल मनाई जाएगी जश्न ईद मिलादुन नबी जो है ना वो मनाया जाएगा। जोश व जज्बे के साथ घरों में भी महफिलों का अहतमाम किया जाएगा। पंजाब हुकूमत बिलखसूस इस हवाले से जो है ना वो तैयारियाँ कर रही है। पूरा हमारा शहर जो है वो जगमगा जाएगा। घरों में जो है ना वो एक अलग ही समा जो है ना वो होता है, क्योंकि ये दिन ही ऐसा है, ये महीना ही ऐसा है कि जनाब इसके ऊपर जश्न मनाने को दिल करता है कि हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए। उनकी विलादत बासादत का दिन है जिसको हम कल मनाएंगे, और ये दिन पूरी कायनात के लिए बाइस रहमत है, बाइस बरकत है। इसकी अहमियत, इसके हवाले से मज़ीद क्या तालीमात मिलती हैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में से, और उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। रबीउल अव्वल के महीने को बाकी महीनों पर क्या फ़ौक़ियत हासिल है, इसमें किस तरह का ज़िक्र व अज़कार करना चाहिए, कितना सदका व खैरात करना चाहिए, कितना सवाब मिलता है, ये तमाम तर चीज़ें हैं। आज हम बात करेंगे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मुफ्ती बहराम शाहिद हैं। बहराम साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में, और साथ ही साथ डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। सबसे पहले तो स्टार्ट कर लेते हैं बहराम साहब आप ही से। 12 रबीउल अव्वल का दिन अल्लाह पाक की रहमत के नुज़ूल का एक ख़ास महीना है, और रबीउल अव्वल का महीना है, और वो जो दिन है जो कल हम मनाएंगे वो तो समझे कि हमारे लिए ईद का दिन है। जैसे कहा भी जाता है कि मुसलमानों के लिए 3 ईदें हैं, 2, एक छोटी ईद, बड़ी ईद, और एक ईद मिलादुन नबी। तो क्या तालीमात मिलती हैं हमें और इस दिन को मनाने के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जो ऐसा अव्वल है जिसकी इब्तिदा नहीं, और ऐसा आखिर है जिसकी इंतहा नहीं। दुरूद व सलाम के गजरे निछावर हों उस हस्ती पर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, और आपकी वसातत से आपकी जमी आल और जमी असहाब पे बिला शक व शुबा खुशियों का महीना है, और खुशियों के जो घड़ियां हैं वो करीब से करीब तर आ गई हैं। आज रात से ही जश्न सुबह बहारा का आगाज़ हो जाएगा, जश्न मनाना शुरू हो जाएंगे तमाम उशाक। दर हकीकत ये खुशी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में आने की है, और इस पर अहले ईमान को खुशी मनाना इसलिए ज़रूरी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को सर से पाँव तक नेमतों में नेमतें ही नेमतें इंसान को अता की। जा बजा कुरान में देखें, फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह नेमतें दे रहा है। कुरान में फरमाता है वइन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अल्लाह की नेमतों को गिनने बैठोगे तो शुमार ही नहीं कर सकते। मुनीम हकीकी ने अनगिनत नेमतें दी इंसान को, लेकिन किसी नेमत पर एहसान नहीं जतलाया। वाहिद एक नेमत, और वो नेमत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं कि जब हुजूर को अल्लाह ने भेजा तो अल्लाह फरमाता है अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान कर दिया कि उन्हें अपना उन्हीं में से एक रसूल अता किया। यानी कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात वो नेमत हैं जिस पर अल्लाह एहसान फरमा रहा है। यही वजह है कि हम ये जो अभी घड़ियाँ शुरू हो जाएंगी कल का दिन, और ख़ुसूसन सुबह सहरी का जो वक्त होगा, हर तरफ यही सदा गूंज रही होगी, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज़ साथ पे लाखों सलाम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से क़बल, यानी कि दुनिया में तशरीफ़ आने से क़बल, ये जश्न वो है जो हुजूर के दुनिया में आने से पहले ही मनाया जा रहा है। कुरान पढ़ के देखें 28वां सुपारा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे, कुरान ने उनके अल्फाज बयान किए। हज़रत ईसा ने ये नहीं कहा मैं ख़बर दे रहा हूँ कि मेरे बाद एक रसूल आएंगे,
कहा व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती, मैं खुश खबरी दे रहा हूँ कि मेरे बाद जो रसूल आएंगे उनका नाम हज़रत अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा। हुजूर की आमद का जो पैगाम है ये हज़रत आदम की तख्लीक से ले लें और ये सुबह क़यामत तक रहेगा, और बल्कि इसी तरह क़यामत में भी हुजूर के आने का जश्न जो है वो बड़े एहतमाम से मनाया जाएगा। यही वजह है कि अहले उशाक ये कहते हैं रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। यूं ही का मतलब सस्टेन रहना नहीं, यूं ही का मतलब इसी तरह बढ़ते रहना। गुज़श्ता साल की बनिस्बत इस साल ज़्यादा एहतमाम है, आइंदा बरस ज़्यादा एहतमाम है। यही वजह है कि अल्लाह फरमाता है वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, ए महबूब आपका हर आने वाला दिन गुज़श्ता से बेहतर है। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब हमने आपका ज़िक्र आपके लिए बुलंद कर दिया। सहाबाई किराम का मामूल देखें, बाकायदगी से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत की खुशी वो चीज़ है जो बाकायदा आप इसे कह लें तवातुर के साथ उम्मत के अंदर ये चीज़ राइज है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ाहरी दौर मुबारक से लेके आज तक और क़यामत तक ये चीज़ राइज रहेगी। सहाबाई किराम की बेशुमार मिसालें, हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ गुज़ार होते हैं कि अल्लाह के नबी कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। आपने फरमाया इजाज़त है, क्या कहना चाहते हो? अर्ज़ किया हुजूर आपकी शान में कुछ कलिमात अर्ज़ करने हैं। अच्छा। फिर आपने फरमाया उसका एक तकाजा है। अच्छा। आपने अपना मिंबर दिया हज़रत हसन को और ख़ुद सामीन में बैठे। आपने फरमाया नाते मुस्तफ़ा का तकाजा ये है कि नात कहने वाले को इज़्ज़त दी जाए। और हज़रत हसन बैठे मिंबर पे और हुजूर का मिलाद बयान किया, हुजूर की पैदाइश बयान की और कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी आँख ने आप जैसा हसीन देखा ही नहीं। देखती भी कैसे ये आँख, क्योंकि किसी माँ ने जना ही नहीं। और आगे एक और बात इरशाद फरमाई जो उनका शेर है, अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको अल्लाह ने हर ऐब से पाक पैदा किया, गोया आपको यूँ बनाया जैसे आपने चाहा। और हुजूर मुस्कुरा रहे हैं। अब देखें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने को बात कही जाए की जाए और हुजूर खामोशी इरशाद फरमाएं, मना ना फरमाएं, तो इसको हदीस तकरीरी कहते हैं। यानी कि हज़रत हसन कह रहे हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका चर्चा क्यों ना करूं, आपका मिलाद क्यों ना मनाऊं, क्योंकि जितनी मखलूक है सब अल्लाह ने अपनी मर्ज़ी से बनाई है और आपको अल्लाह ने आपकी मर्ज़ी से बनाया है। अब देखें ना, इतनी शान वाले नबी हों रसूल हों, उनकी आमद का जश्न मना के हम कोई ये नहीं कह सकते कि उनकी शान में इजाफ़ा हो गया या कर दिया। नहीं, उम्मती पर लाजिम है और उम्मती हुजूर का मिलाद मना के अपने आप को बाइस इफ्तिखार बना रहा है। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत बात। मैं पीर साहब की तरफ जाना चाहूँगी। पीर साहब जिस तरह बात की कि ये तो जश्न पूरा महीना ही चले तो वो क्या ही बात है, और लेकिन कल जो है उसका एक अलग ही एहतमाम किया जाएगा। घर घर में जो है ना वो नारा जो है बुलंद होगा, हर गली में बच्चे जो है, बच्चे बड़े बुज़ुर्ग हर कोई जश्न से ना झूम रहा होगा। तो इस्लामी उसूलों के मुताबिक हमें किस तरह मनाना चाहिए जो कल का दिन है वो आने वाला? इसमें रब्बे मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम, सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया। और यकीनन आज का उन्वान जो है वो साल में किसी वक्त भी ज़ेर बहस आए वो अपने अंदर बरकतें समेटे हुए होता है, रोशनी हिदायत और रहनुमाई रखता है। लेकिन माह मुक़द्दस माह मीलाद जो है इसके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनाक़िब बयान करना, आपके फ़ज़ाइल शुमाइल खसाइल खसाइस बयान करना, यकीनन ये एक दर्जा बढ़कर जो है वो सादत का बायस है। आप तसव्वुर कीजिए कि सारा साल ही सरकार दो आलम के ज़िक्र से हम बरकत का कशीद करते हैं और हम देखते हैं कि ये ज़िक्र ऐसा अज़ीम शान ज़िक्र है कि जो लोगों के दिलों से गफलत का जंग उतारता है और हमारे दिलों को परवरदिगार आलम की महबूब तरीन हस्ती सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन के साथ जोड़ता है। लेकिन जैसे ही रबीउल अव्वल का चाँद तुलू होता है, शर्क़ ता गर्ब शुमाल ता जुनूब, ये गोया ज़िक्र जो है वो अपने दर्जे कमाल पर पहुंच जाता है। इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूं कि अगर इस ज़िक्र को, इस महीने को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र का मौसम बहार कहा जाए तो गलत ना होगा। यानी जितनी तवातुर के साथ इसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल और हुजूर की शख्सियत को जानने का मौका मिलता है, शायद सारा साल इतना मौका जो है उस एहतमाम से नहीं मिला करता। अब जैसे कि मुफ्ती साहब ने बड़ी खूबसूरती से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत को उजागर किया। ये जो माह मीलाद का लफ्ज़ आते हैं हम थोड़े हसास हो जाते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि मीलाद का तसव्वुर ये है कि किसी की विलादत के तज़किरे को
आम ज़ुबान में मीलाद कहते हैं। और ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का तस्करा हो या अल्लाह के अंबिया दीगर अंबिया और मुरसलीन का तस्करा हो, ये खुद परवरदिगार आलम की एक सुन्नत करीमा है। कुरान हकीम जैसी अजीमुल मर्तबत लाफानी हमेशा रह जाने वाली किताब में परवरदिगार आलम ने अपने कई अंबिया और मुरसलीन जो हैं उनकी विलादत का तस्करा किया है। सो उस विलादत के तस्करे को ही क्योंकि हम मिलाद कहते हैं, और आप खुद तसव्वुर कीजिए कि अगर जनाब मसीह अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का तस्करा कुरान में इज्जत पा सकता है और उससे हमारे दिलों को ठंडक और राहत पहुंचती है, और अल्लाह गोया कुरान हकीम एक तरबियत गाह भी है ना, तो उससे हम तक ये तरबियत पहुंचती है, ये हिदायत पहुंचती है कि अल्लाह के महबूब नबियों की आमद और उनकी विलादत के तस्करे का जो है अपनी ज़िंदगी का, अपने मामूलात का हिस्सा बनाया जाए। बिल्कुल आप तसव्वुर कीजिए अगर जनाब मसीह अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा की विलादत का तस्करा मेरे और आपके लिए सवाब, बरकत और रहमत का ज़रिया बन सकता है, तो सरकार दो आलम की विलादत का तस्करा, हुजूर की मिलाद का चर्चा जो है वो क्यों नहीं हमारे लिए रहमत और बरकत का ज़रिया बन सकता। और सच्ची बात ये कुरान हकीम में जैसे अल्लाह ने कहा ना कि वाम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, कि जो सरकार यानी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि जब मैं कोई नेमत अता करूं तो फिर उसका तकाजा तुम पर यह है कि तुम उसका चर्चा करो। पूरी दयानतदारी से अपने दिल पर हाथ रख के हर शख्स ये सोचे अल्लाह की सारी नेमतों की मौजूदगी में वो एक नेमत जो सारी नेमतों पर गालिब है, जैसे अभी मुफ्ती साहब ने रहनुमाई की कि परवरदिगार आलम सारी नेमतों का तस्करा करता हुआ तो नजर आता है, लेकिन इस नेमत को बतौर एहसान बयान करता है। गोया इसका मतलब ये है कि एहसान की सूरत में इसको बयान करके परवरदिगार आलम ने खुद हमारी तरबियत फरमा दी कि मेरी सारी नेमतें वाजिब शुक्र है, उनके ऊपर शुक्र होना चाहिए, शुक्राना करना चाहिए, लेकिन ये नेमत तो नेमत से एक दर्जा आगे जाके एहसान जैसा मामला है, इसलिए इसका शुक्राना, इसका चर्चा जो है वो पहले से बाकी नेमतों की निस्बत ज़्यादा एहतमाम के साथ किया जाना चाहिए। इसीलिए हम देखते हैं कि शर्क ता गर्ब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में महकता हुआ पूरा माहौल जो है वो हमें मिलता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि चरागा करना, नए लिबास का एहतमाम करना, खुशबू लगाना, महफिल मिलाद, सीरत कॉन्फ्रेंसेस, सीरत सेशन और इस तरह की नशिस्तें जिसमें इस वक्त आप और मैं बैठ के सआदत पा रहे हैं, ये सारे का सारा अमल मबनी बर खैर है। और अगर कोई इखलास नीयत के साथ करता है तो यकीनन परवरदिगार आलम से इस अमल पर अगर वो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए है तो सवाब और अजर की उम्मीद नहीं बल्कि यकीन रखना चाहिए। लेकिन यहाँ एक बात और बड़ी अहम और तवज्जो तलब है कि कहीं इस गहमा गहमी में जो कुछ हम कर रहे हैं इस सारी की अहमियत से कोई ज़ी शऊर इनकार नहीं कर सकता, लेकिन एक सवाल मैं समझता हूँ हम सबको अपने आप से करना चाहिए, अपने माहौल से करना चाहिए, गिरदो पेश से ये सवाल उठना चाहिए और इस पर बात होनी चाहिए कि क्या ये जो ज़ाहिरी तकाज़े हैं खुशी के इजहार के, क्या जितनी बड़ी ये नेमत है, जितनी बड़ा खैर का ये ख़जाना हुजूर की शख्सियत की शक्ल में हम तक पहुँचा है, क्या इसका खुशी के इजहार के ये जो ज़राए हैं यही काफ़ी हैं या इससे एक दर्जा आगे हमें किसी मंजिल तक पहुंचना है? मैं ये समझता हूँ ये सारा कुछ भी सिलसिला जारी रहे, क्योंकि इसके दो बुनियादी मकासद हैं। जब हम ये सारा कुछ करते हैं ना, ये जो खुशी का इजहार है, इसके मैं समझता हूँ दो बुनियादी मकासद होते हैं समाजी सतह पर। पहला इसका मकसद ये होता है कि हमारी वो नौजवान नस्ल, वो नौखेज बच्चे जो अब बलूगत की तरफ आ रहे हैं, चीज़ों को समझने की तरफ आ रहे हैं, उन्हें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जो शक्ल में अल्लाह का एक बेहतरीन राज जो इस मखलूक को अता किया गया, अल्लाह के खैर का सबसे अजीम खजाना, उनकी शख्सियत, उनका काम, उनका कंट्रीब्यूशन, उनके पैगाम से आशनाई हो। और दूसरा इसका मकसद मैं समझता हूँ सारे मीलाद के मनाने का जो असल रूह है वो ये है कि हम सरकार की ज़िंदगी को जानना शुरू करें और उस ज़िंदगी के अंदर मौजूद वो जो पाकीज़ा रवैये हैं, आदात हैं, हुजूर का मिजाज है, उसकी रोशनी से अपनी ज़िंदगी को मुनव्वर करने की कोशिश करें। रोज़ाना की बुनियाद पर महफिल मिलाद में भी शामिल हों, ये जो खैर के बाकी उमूर हैं वो सारे भी सर अंजाम दिए जाएं, लेकिन रात को जब आप तन्हाई में अपने साथ मुखातिब हो ना, तो पूरी दयानतदारी से एक लम्हे के लिए हम सबको ये सोचना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी का वो कौन सा ऐसा मामला और मामूल है जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अगर पेश किया जाए तो हुजूर उस पर नागवारी का इजहार करें। मुझे उससे ज़्यादा ना सही रोज़ाना एक अपनी आदत को दूर करना चाहिए जो हुजूर की नापसंदीदा है, और एक आदत सरकार दो आलम की ज़िंदगी से हुजूर की कोई एक पाकीज़ा सुन्नत अपनी ज़िंदगी में शामिल करनी चाहिए। यकीन माने इस महीने के 29 या 30 दिन बाद में ख़त्म हो गए, अगर ये मश्क मैं आप हम सब अगर शुरू कर दें
तो इस महीने के इख्तिताम से पहले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा सीरत की खुशबू हमें खुद भी महसूस होना शुरू हो जाएगी और इसका असर हमारे गिरदो पेश में आबाद हुर्मत कुर्बत के जो रिश्ते हैं वो भी इसको महसूस करना शुरू कर देंगे। बेशक ऐसे ही है। बहुत ही अच्छी नशिस्त रही है हमारी। मुफ्ती बहराम शाही साहब हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा साहब ने हमें ज्वाइन किया था। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।